हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। देखो, अभी तक जो अपने पार्ट पढ़ा है उसके अंदर केवल हमने यही पढ़ा मात्रक, प्रतीक या अंक, सार्थक अंक जैसे अपन ने पढ़ा है ना। उसके बारे में जनरल जानकारी थी, पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है वगैरह सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन बेसिकली जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ये वाला, ये अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यहां हम पढ़ेंगे कि देखो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो आप, तो रसायन विज्ञान में संयोजन संयोजन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है क्रियाकारकों के अंदर, उत्पाद के अंदर, उनके द्रव्यमान के अंदर या भौतिक अवस्था जो भी है, उन सब के बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसके लिए हमारे इसमें रासायनिक संयोजन के अंदर सबसे पहला नियम दिया गया है, वो नियम दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण नियम। देखो, 9th और 10th क्लास के अंदर या आपने 9th क्लास के अंदर विज्ञान में पढ़ा था ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा में आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण नियम, एक नियम आया था जिसमें कहा गया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अब उसी नियम को थोड़ा सा चेंज करके नया नियम बनाया गया, वो है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, और ये दिया था लेवासिए, एंटोनी लेवासिए, जिसे रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा ये नियम दिया गया। अब ये नियम क्या है वो देखो आप, हम है ना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं, एक तो होते हैं अभिकारक, और जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो वो परस्पर क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो जो क्रियाकारक है और जो उत्पाद है, तो क्रियाकारक जो ले रहे हो आप या अभिकारक जो ले रहे हो, उनका द्रव्यमान जो होता है उन सभी को जोड़ दो, और जो वहां उत्पाद बन रहा है उनके द्रव्यमान को जोड़ो, तो दोनों का मान हमेशा क्या होता है, समान आता है। और उसके लिए चाहिए जो आप रिएक्शन ले रहे हो वो रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलित होती है तब ये नियम उसके ऊपर लागू होता है। अब कैसे होता है, चलो पहले अपन इसका नियम लिखते हैं। इसका नियम है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का क्या लेते हैं अपन, द्रव्यमान लेते हैं। ठीक है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया से प्राप्त, अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद जो बनते हैं, अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद जो बनते हैं, तो ये कहता है कि उत्पादों के द्रव्यमान, उत्पाद जो होते हैं तो उत्पादों के द्रव्यमान के सदैव समान होता है। ये अलग दिया है एक, क्या होता है, समान होता है। अब देखो आप, ये एक सिंपल, अब ये लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आए तो दूसरी लैंग्वेज ये लिख देना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्रव्यमानों का योग सदैव अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के या उत्पादों के द्रव्यमान के योग के क्या होता है, समान होता है। बस ये नियम ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आप नियम ले रहे हो तो इस नियम में साथ में ये दिया है कि प्राप्त जो होते हैं ना इसके, फिर चाहे पदार्थ की भौतिक या रासायनिक अवस्था में क्या हो परिवर्तन। अब ये लाइन थोड़ी सी ध्यान में रखना, फिर चाहे पदार्थ की भौतिक या रासायनिक अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में क्या हो, परिवर्तन, ये ध्यान में रखना।
ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं अपन? तो देखो दो नाम दिए, एक दिया है भौतिक और दूसरा दिया है रासायनिक। अब आपको भौतिक अवस्था परिवर्तन का कोई उदाहरण लिखना है, तो हम जैसे लेते हैं भौतिक अवस्था वाला, ये एक एग्जाम्पल अपन इसका लेते हैं। पहले पहला बर्फ ले लो एक, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा ले लो और बर्फ अभी क्या है ठोस अवस्था में, फिर इसको तोल दो आप, एक तोले के ऊपर तोल लो, आजकल इलेक्ट्रिकल आता है, डिजिटल आता है, तो उसके ऊपर तोल के और फिर उसको एक पात्र में, या चाहे आप पात्र के साथ में उसको तोल के और बाहर रख दो, बर्फ है, ठीक है। कुछ समय बाद जब आप खुला रखोगे तो खुला रखने पर क्या होगा कि वो बर्फ धीरे धीरे किस में परिवर्तित होती है, द्रव में, पानी के अंदर बदलना शुरू हो जाती है, भौतिक अवस्था चेंज। यानी पहले हम क्या ले रहे हैं, बर्फ, देखो बर्फ को लिया, इसको अपन ने तोल दिया, बर्फ को तोल दो, फिर इसको खुला रखते हैं, मतलब बर्फ को हमें बाहर के तापमान में रखना है, किसमें चेंज हो जाएगा, जल में, यानी द्रव में। ये अवस्था कौन सी थी, ठोस अवस्था। लेकिन जो आपने जिस समय बर्फ का भार का इसको तोला है, जितना द्रव्यमान है इसका, वो का वो इसके बराबर होगा, जल का भी वही आएगा। तो ये भौतिक अवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण है, इसको हम इससे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेन आता है रासायनिक अवस्था का या रासायनिक परिवर्तन जो अपन लेते हैं। देखो अब रासायनिक परिवर्तन में सबसे अच्छा उदाहरण हम लेते हैं, एक रिएक्शन लेता हूं मैं, देखो ध्यान से, N2 + H2 ये रिएक्शन करता है ना, तो अमोनिया, ये अभिक्रिया बहुत बार आई हुई, ठीक है। अब आपको इस अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करना है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करने के लिए पहले अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन कितनी है, 2, इधर कितनी है, 1, तो इसके आगे क्या लिख दो, 2, ठीक है। अब नाइट्रोजन बराबर हो गई, तो हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर 2 है, तो इधर कितनी आ गई, 3। अब ये अभिक्रिया का समीकरण संतुलित है। अब यहां है, ये दोनों अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। ये अमोनिया क्या है, उत्पाद है। अब आप इसका द्रव्यमान देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, कितना होता है, 7, ठीक है। लेकिन जब आप उसका द्रव्यमान लेते हो तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज होते ही ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के रूप में। एक नाइट्रोजन का 14 है भार, लेकिन है कितने परमाणु, 2, 14 2 कितने हो गए, 28, ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया। हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो इधर कितने हो गए, 6, तो 6 × 1 या 1 × 6, सॉरी, द्रव्यमान इंटू संख्या परमाणुओं की 6। अब टोटल जोड़ो, 28 + 6 कितने हो गए, 34 आ गया। इन दोनों का द्रव्यमान का योग 34 है। अब उधर चलिए, नाइट्रोजन 1 कितना हुआ, 14, प्लस हाइड्रोजन 3, हमने एक ही लिया है ना, तो 1 × 3 कितने हो गए, 3, और ये 2 जो है ना, इन दोनों का है, तो इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितने हो गए, 17, अंदर आ गए 17, तो 2 × 17 कितना हुआ, 34। इधर भी 34 आ रहा है, इधर भी 34 आ रहा है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। ये लैंग्वेज याद नहीं रखे तो सिंपल में रखिएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के द्रव्यमान का योग अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के योग के सदैव क्या रहता है, समान रहता है। ये कहलाता है संरक्षण का नियम, ठीक है। और एक और अभिक्रिया है, ये तो एक एग्जांपल हो गया इसका, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको इधर बता देता हूं, ये तो पूरा हो गया इधर, ठीक है। अब एक ये AgNO3 वाला उदाहरण है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम HCl से करवाते हैं, हाइड्रोजन ये सॉरी NaCl से करवाते हैं,
तो NaCl से कराएंगे, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, देखो Ag यहाँ एक है, यहाँ एक है, NO3 पूरा नाइट्रेट आयन है, इधर NO3 पूरा नाइट्रेट आयन है, इधर Na एक है, इधर Na भी एक है, इधर Cl एक है, इधर भी Cl, यानी ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो जब समीकरण संतुलित है तो इनके द्रव्यमान का योग और इनके द्रव्यमान का योग क्या होगा, बराबर। यही क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे अब देखिए दूसरा नियम है, ये नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम दिया है स्थिर अनुपात का नियम, और नियम देने वाले साइंटिस्ट थे प्राउट। आपने नाम सुना होगा, पहले आवर्त सारणी के अंदर आया हुआ है 10th क्लास के अंदर। तो प्राउट जो थे, प्राउट ने ये बताया कि यौगिक जो होते हैं, यौगिकों के अंदर उनमें पाए जाने वाले जो तत्व है, उन तत्वों के द्रव्यमान सदैव निश्चित अनुपात में ही रहेंगे। समझे आप कि यौगिक, हम यौगिक की परिभाषा क्या कहते हैं, कि परमाणु या जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ के और यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यौगिक की परिभाषा को ही इन्होंने क्या किया, इस नियम के हिसाब से बता दिया। लेकिन यहां एक लाइन लिख दी, ये मैंने थोड़ा अलग किया है इसको, देखो इसने कहा है फिर चाहे वह यौगिक प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं। अब यहां पर हम द्रव्यमान के हिसाब से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला कि प्राकृतिक जल और कृत्रिम जल। अब पानी है, नाम देखो, प्राकृतिक जल और कृत्रिम जल है क्या, जल। अब चाहे जल आप कैसा भी लो, चाहे झरने का लो, चाहे तालाब का लो, चाहे बारिश का लो, चाहे घर के अंदर RO का जल है, फिल्टर आता है, लेकिन पानी का सूत्र तो एक ही रहेगा ना, या पानी का सूत्र अपन अलग अलग लिखते हैं, वही रहेगा। केवल पानी की बात कर रहा हूं, भारी जल की बात नहीं कर रहा हूं, भारी जल का सूत्र अलग होता है। ठीक है, तो ये जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहां लिखते क्या है, H2O, इसका सूत्र, इसका सूत्र भी क्या रहेगा साहब, H2O रहेगा। अब भार अनुपात इसका बताना है, तो भार अनुपात के अंदर देखो हाइड्रोजन 2 है, तो इसका हो जाएगा 2 अनुपात, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो द्रव्यमान कितना हो गया, 16 हो गया, ये 16। इसमें भी सेम यही आएगा, 2 अनुपात 16। देखो 2 क्यों दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार 1, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो 16 इंटू 1 के रूप में लिख दिया, ये कितना आया, 16। अब हम दोनों का क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। तो अनुपात निकालोगे, सरलतम अनुपात कितना आएगा इसका, पहले लिया है ना हमने इसको, तो इसका सरलतम अनुपात आएगा, ये दोनों कटेंगे आपस में, तो 1 अनुपात 8 आ गया। इधर लो तो ये भी वही आया, 1 अनुपात 8, तो इधर 1 अनुपात 8 आ रहा है, इधर भी 1 अनुपात 8, दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। एक प्राकृतिक जल है और दूसरा कौन सा है, कृत्रिम जल है। तो ये नियम यही कहता है कि तत्वों के द्रव्यमान सदैव निश्चित अनुपात में रहते हैं, फिर चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। चलो एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया ले ली हमने, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करने पर, देखो CaCO3 को गर्म करने पर आपको पता है ना, CO2 गैस बनती है। क्या होता है, CO2 गैस बनती है। अब बन क्या रही है, CO2, ठीक है। अब देखो आप CaCO3, अब गर्म का चिन्ह यही होता है, टूटेगा तो CaO प्लस CO2। अब ये हमने बनाई है इसको गर्म करके, ठीक है, यानी कृत्रिम हो गई है।
कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां मैं ले रहा हूं प्राकृतिक CO2। ठीक है, अब CO2 का द्रव्यमान जैसे इसका लिखा है वैसे इसमें भी ले लो आप CO2। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, तो कितने हुए? 12 अनुपात। ऑक्सीजन में 1 था तो 16 है, 2 है तो कितने हो गए? 32। अब CO2 का ये है, इसमें भी यही होगा, कार्बन का 12, इसका कितना हुआ? 32। अब आप इसको हल करो सरल से सरल तरीके से। अपन भाग देते हैं इसमें, तो 4 का भाग देखो दोनों के हिसाब से 4 का देते हैं तो कितना हो जाएगा देख लो। 4 3 12 और 4 8 है 32, तो क्या हो गया? 3:8। इसमें भी क्या आया? 3:8। अब ये 3:8 है, इधर भी 3:8 है, दोनों मान क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। ये हमने बनाई है प्रयोगशाला में और एक कृत्रिम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नियम जो है, नियम यही कहता है यहाँ पर कि स्थिर अनुपात का नियम, मतलब यौगिकों में उनके तत्वों के द्रव्यमान सदैव क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 2 नियम कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाले 3 नियम और है, इन 3 नियमों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।